लॉस्ट गर्ल्स नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ये कहानी किसके ऊपर होने वाली है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये कहानी एक अनसॉल्व्ड अमेरिकन मिस्ट्री है जो रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। ये कहानी आपको इमोशन, ट्रॉमा और ड्रामा के रोलर कोस्टर पर लेके जाने वाली है। इसीलिए बिवेयर एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर जरूर करने वाली है। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग लॉस्ट गर्ल्स। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम मैरी है। मैरी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करती है और यहाँ के इंसिडेंट्स को देखकर हमको पता चलता है कि मैरी की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि वो अपने कलीग से और ज्यादा काम करने के लिए आर्गुमेंट कर रही होती है। जिसके बाद मैरी को उसकी सबसे छोटी बेटी सैरा के स्कूल से कॉल आता है, क्योंकि सैरा को कुछ गलत एक्टिविटीज की वजह से स्कूल से सस्पेंड किया गया है। मैरी की 3 बेटियां हैं, सबसे छोटी सैरा, शिरी और शैनन। शैनन इकलौती है जो जॉब करती है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम मैरी और शैनन को फोन पर बात करते हुए देखते हैं। मैरी शैनन से कुछ पैसे उधार मांगती है और शैनन बहुत ही इजीली अपनी माँ की मदद करने के लिए मान जाती है। इनफैक्ट शैनन तो उसकी माँ से रात में साथ डिनर करने के लिए भी बोलती है, जिसके लिए मैरी हामी भर देती है। लेकिन जब इस डिनर प्लान के बारे में श्री को पता चलता है तो वो थोड़ा अपसेट हो जाती है। अब यहाँ देखने से लग रहा है कि शायद श्री और शैनन के रिलेशन ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन फिल्म में हम आगे देखते हैं कि शैनन रात में डिनर के लिए आती ही नहीं है। मैरी काफी अपसेट होती है, इसीलिए शेरी शैनन को कॉल कर उसके ना आने का रीजन जानने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल होता है। शेरी भी शैनन को मिस कर रही होती है। जिसके नेक्स्ट डे शेरी अपनी मॉम को बताती है कि उसने कल रात को उसको कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका नंबर नेटवर्क में नहीं था। उसकी मॉम को भी थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इस चीज को कैजुअली लेकर छोड़ देती है। लेकिन तभी उनके पास किसी अननोन कॉलर का कॉल आता है जो एक डॉक्टर है और मैरी से शैनन के बारे में पूछ रहा होता है। वो बोलता है कि शैनन उसके पैसे नहीं दे रही है और उसका फोन भी नॉट रीचेबल है, जिसको सुनकर मैरी भड़क कर फोन को काट देती है। यहीं पर शेरी भी मैरी से बताती है कि कल रात उसके बॉयफ्रेंड का भी कॉल आया था और वो भी यही पूछ रहा था कि शैनन कहाँ पर है। अब यहाँ पर मैरी को लगने लगा था कि शायद कुछ तो गड़बड़ है जो शैनन के साथ हुई है, और अब पूरे 48 घंटे भी बीत चुके थे। इसीलिए मैरी अपनी दोनों बेटियों के साथ शैनन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। सबसे पहले वो शैनन के बॉयफ्रेंड से मिलते हैं, जो उन्हें शैनन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताता है जो मैरी और श्री को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो बोलता है कि शैनन लॉन्ग आइलैंड में अपने क्लाइंट के पास गई थी, जिसे उसका ड्राइवर वहाँ पर लेकर गया था। यहीं पर हमको ये भी मालूम होता है कि शैनन के पास 5 मोबाइल फोन्स थे, जिसको सुनकर श्री अपनी माँ से पूछती है कि आखिर शैनन के पास 5 मोबाइल फोन्स क्यों थे। अब ये चीज तो मैरी भी नहीं जानती थी, इसीलिए इस चीज का पता लगाने वो उस ड्राइवर के पास चले जाते हैं जिसका जिक्र शैनन के बॉयफ्रेंड ने किया था। अब मैरी उस एड्रेस पर पहुंच जाती है जहां वो सैरा को गाड़ी में बैठाकर शीरी के साथ एक क्लब में आती है, जो एक गेमिंग क्लब है, जहां पर उसको माइकल पार्क नाम का एक आदमी मिलता है जो कि शैनन का ड्राइवर है। वो उन्हें बताता है कि उसने शैनन को ओक बीच पर ड्रॉप किया था, जहां पहुंचने के थोड़े समय बाद वो पागलों की तरह रिएक्ट कर रही थी। माइकल ये भी बताता है कि मैंने उसकी हेल्प करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत अजीब बर्ताव कर रही थी, इसीलिए मैं उसको वहां पर छोड़कर आ गया। अब एक बात तो क्लियर है, ये ओक बीच और शैनन का कोई ना कोई कनेक्शन तो है, इसीलिए इसी कनेक्शन को ढूंढने मैरी, शीरी और सैरा ओक बीच की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहां वो एक पुलिस ऑफिसर से शैनन के बारे में कुछ पूछताछ भी करते हैं। और इसी पूछताछ के दौरान उन्हें शैनन की एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें शैनन काफी घबराई और सहमी होती है, जो बार बार सिर्फ मदद की गुहार लगा रही थी। खैर, इन सब के बाद आखिरकार पुलिस हरकत में आती है और शैनन को ढूंढना शुरू करती है, जिसके बाद हमें इस कहानी में पहली बार पुलिस कमिश्नर रिचर्ड डॉर्मर को दिखाया जाता है, जहां वो एक प्रेस मीट में ये बताते हैं कि शैनन को ढूंढते वक्त उनको गिलगो बीच और ओक बीच के बीच में 4 लड़कियों की डेड बॉडीज मिली है, जिन्हें काट कर अलग अलग जगह दफनाया गया था। ये न्यूज काफी डिस्टर्बिंग होती है, जो इशारा कर रही थी सीरियल किलिंग की तरफ, लेकिन कोई सबूत ना होने की वजह से अभी इसको सीरियल किलिंग कहना और शैनन के केस को इससे जोड़ना जल्दबाजी होगी। जिसके बाद हम मैरी, शीरी और सैरा को देखते हैं, जिन्हें पुलिस ने वापस लॉन्ग आइलैंड बुलाया होता है। उन डेड बॉडीज की शिनाख्त करने के लिए कमिश्नर गॉर्मर मैरी से मिलते हैं और शैनन की सारी डिटेल्स लेने की कोशिश करते हैं, जहां मैरी उसी डॉक्टर का जिक्र करती है जिसका उसे उस दिन कॉल आया था जिस दिन शैनन गायब हुई थी। जिसके बाद टीवी पर हम काफी सारी न्यूज को देखते हैं,
जिसमें बार बार शैनन के प्रोफेशन को हाईलाइट किया जा रहा था, जिससे मैरी और उसकी बेटियों को काफी प्रॉब्लम हो रही थी। दरअसल शैनन एक प्रोस्टिट्यूट थी और वो लड़कियां जिनकी डेड बॉडीज पुलिस को मिली वो भी शैनन के साथ ही काम किया करती थी। अब मैरी इन सब से अपना आपा खोने लगती है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग पुलिस उस तरह से छानबीन नहीं कर रही है जैसे उनको करनी चाहिए थी। इसलिए वो बार बार कभी पुलिस को कॉल करके तो कभी उनके ऑफिस में जाके उनको याद दिलाती है कि उसकी बेटी शैनन अभी भी मिसिंग है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कमिश्नर गॉर्मर खुद जितने भी सस्पेक्ट हैं उनसे पूछताछ कर रहे होते हैं, जिनमें शैनन का ड्राइवर माइकल पार्क मैरी के बारे में उनको कुछ ऐसा बताता है जिसको सुनकर कमिश्नर भी हैरान हो जाते हैं। अब वो क्या बात है ये मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगा। इन सारे इंटेरोगेशन के बाद भी पुलिस को शैनन का कोई सुराग नहीं मिलता। मतलब अभी तक हमको ये नहीं पता है कि शैनन जिंदा है या फिर मारी गई। इवन उन लड़कियों के किलर का भी कोई अता पता नहीं होता। पुलिस के लिए केस एक अंधेरे कमरे में तीर चलाने जैसा होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी कोशिश में लगे होते हैं। जबकि उधर मैरी और उसकी बेटियां उन सभी लड़कियों की फैमिली से मिलती है जिनकी डेड बॉडीज पुलिस को मिली थी। उन्हीं सब में एक लड़की भी होती है जिसका नाम किम है। किम की बहन एम्बर भी उन्हीं 4 लड़कियों में से एक होती है। अब किम को देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा था कि उसको अपनी बहन की मौत से कुछ प्रॉब्लम हुई है, लेकिन फिर भी वो इन सब के इंसिस्ट करने पर इस प्रेयर मीट में आ जाती है। किम बताती है कि वो भी उन सब और शैनन की तरह एक सेक्स वर्कर है और जितना वो उन सबको और शैनन को जानती है शायद ही इतना कोई दूसरा उनको जानता होगा। उधर ही हमको एक और चीज सुनने को मिलती है जो पुलिस बार बार इस केस से जोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो शैनन जिस दिन लापता हुई थी वो ड्रग्स के नशे में थी, लेकिन मैरी ये मानने से साफ इनकार कर देती है। पर फिर भी किम उन सबको बताती है कि हम सब अपने क्लाइंट के पास जाने से पहले नशा करते हैं। अब वो अल्कोहल और ड्रग्स में से कुछ भी हो सकता है जो बेसिकली उनको काम करने में थोड़ा हेल्प करता है। जिसके बाद मैरी सबको उसी जगह चलने को बोलती है जहाँ से ये सब शुरू हुआ है, यानी कि ओक बीच, लॉन्ग आइलैंड, जहाँ पहुंचकर मैरी हर जगह इलीगल तरीके से शैनन के मिसिंग होने के पोस्टर्स को लगाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग आइलैंड वो जगह है या फिर वो कम्युनिटी है जहाँ मोस्टली अमीर लोग रहते हैं। इसीलिए मैरी का मानना था कि उसकी बेटी शैनन के गायब होने में यहीं के किसी साइको का हाथ है। अब मैरी का ये बिलीफ कितना सही है ये तो हमको फिल्म में आगे ही पता चलेगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, इस फिल्म में हमें बार बार एक क्रेगलिस्ट के बारे में सुनने को मिला है। वेल, ये क्रेगलिस्ट क्या है ये मैं आपको इस कहानी के एंड में बताऊंगा, और बिलीव मी ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। अब कहानी में हम आगे देखते हैं कि मैरी की इस हरकत से लॉन्ग आइलैंड के लोग काफी परेशान होने लगते हैं। इसीलिए वो लोग पुलिस को कॉल करके बुला लेते हैं, जिनको मैरी एक बार फिर से वही सब कुछ याद दिलाती है कि उसकी बेटी अभी भी गायब है। मैरी पुलिस कमिश्नर गॉर्मन को शैनन का वो इयररिंग भी देती है जो उसे उसके लास्ट क्लाइंट के घर के बाहर से मिला है, जिसको पुलिस ने एक नॉर्मल इंटरोगेशन के बाद छोड़ दिया था। इसी सीन में मैरी कमिश्नर गॉर्मन को उनकी ड्यूटी याद दिलाने की कोशिश करती है, जहां गॉर्मन उस बात का भी जिक्र छेड़ देते हैं जो उनको शैनन के ड्राइवर ने बताई थी। दरअसल मैरी ये पहले से जानती थी कि उसकी बेटी एक प्रोस्टिट्यूट है, जिसके बाद मैरी वापस अपने घर आ जाती है, जहां पर हम मैरी और उन सभी विक्टिम लड़कियों की फैमिली को आपस में डिस्कशन करते हुए देखते हैं, जहां मैरी को किसी जो स्केलिस नाम के आदमी का फोन आता है जो उसको बताता है कि वो शैनन के बारे में कुछ जानता है। जिसके अगले सीन में हम मैरी और जो को एक साथ देखते हैं। जो स्केलिस भी लॉन्ग आइलैंड यानी कि ओक बीच में रहने वाली रिच कम्युनिटी का हिस्सा है। वो मैरी को बताता है कि वो शैनन के लास्ट क्लाइंट जो ब्रूअर के घर के पास ही रहता है। जिस बीच हम शेरी को बाकी दूसरों के साथ शैनन की बातें शेयर करते हुए देखते हैं, जिसके बाद मैरी और जो एक अबैंडन प्लेस पर जाते हैं, जहां उनकी कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि इसी जंगल में पहले वो कातिल लाशों को छुपाया करता था, जो मैरी को एक घर के आउट हाउस तक लेकर जाता है, जहां वो मैरी को बताता है कि उसे जो ब्रूअर पर शक नहीं है बल्कि उसके निगाह में कोई और है जो शैनन को मार सकता है, और ये घर उसी का है जिसका नाम है डॉक्टर पीटर हैकेट। मैरी तुरंत ही बात जाकर कमिश्नर को बताती है, और अगर आपको याद हो तो ये वही डॉक्टर है जिसने शैनन के गायब होने के बाद मैरी के घर पर कॉल किया था। अब मैरी पुलिस से अलग अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है, जहां पर वो ओक बीच पर कुछ सीसीटीवी को लगा देखती है, जिनकी फुटेज लेने के लिए वो ओक आइलैंड कम्युनिटी के ऑफिस पहुंचती है, और सरप्राइजिंगली उसकी मुलाकात वहां पर डॉक्टर पीटर हैकेट से होती है। मैरी पीटर से शैनन के बारे में पूछती है, जहां अचानक से सीन चेंज होता है और हमको पुलिस वायरलेस में सुनाई देता है कि उनको कुछ तो समुद्र के किनारे सस्पिशियस मिला है, जो एक्चुअली में इंसानी अवशेष हैं,
जिधर हम कमिश्नर के साथ मैरी को भी देखते हैं, जो उसको बार बार वहाँ से जाने के लिए बोलता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैरी को पता चले कि उनको यहाँ पर किसी इंसान के बॉडी के पार्ट्स मिले हैं। जबकि मैरी तो उनको बार बार यही बता रही होती है कि जहाँ शैनन को आखिरी बार देखा गया था वहाँ की सीसीटीवी फुटेज पीटर हैकेट के पास है। जिसके बाद हम मैरी को पीटर हैकेट के बारे में और ज्यादा सर्च करते हुए देखते हैं, जहाँ शेरी मैरी को किम के बारे में बताती है कि वो वापस से नाम बदलकर एस्कॉर्ट एजेंसी के लिए काम कर रही है। ये सुनकर अब मैरी को किम की भी चिंता होने लगती है, जिसके नेक्स्ट सीन में हम कमिश्नर गॉर्नर को डॉक्टर पीटर हैकेट से बात करता हुआ देखते हैं। कमिश्नर पीटर से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था, जहां पीटर उनको सच बताने के बजाय गोल गोल घुमाने की कोशिश करता है। पीटर बताता है कि वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करता है जहां पर वो भटकी हुई लड़कियों को सही राह पर लेकर आता है। इन शॉर्ट उसको प्रोस्टिट्यूशन से प्रॉब्लम थी, जिसकी पुष्टि इसका नेक्स्ट सीन कर देता है, जहां मैरी और जो आपस में पीटर की बातें कर रहे होती हैं। जो बताता है कि उसको लगता है कि पीटर ने जल्दबाजी के कारण शैनन को बाकी दूसरी लड़कियों के साथ नहीं दफनाया। उसको आज भी यही लगता है कि शैनन शायद कहीं पीटर के बैकयार्ड में दफन है, जहां पुलिस ने अभी तक छानबीन नहीं की है। वेल ये एक बहुत बड़ा चार्ज था जिसे जो पीटर पर लगा रहा था। जिसके बाद हम कमिश्नर गॉर्नर का ऑफिस सीन देखते हैं, जहां उनको एक और लड़की की डेड बॉडी के बारे में पता चलता है। और ये सीन इस मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग सीन है, क्योंकि यहीं पर हमें मालूम होता है कि जिस लड़की की डेड बॉडी के पीसेस एक्चुअली में इनको मिले हैं, उस लड़की की पहचान हो गई है, जो साल 1996 में गायब हुई थी। और आज साल है 2011, यानी कि कातिल पिछले 15 सालों से लड़कियों को मार रहा है, जिसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। अब आगे हम मैरी को किम से बातें करते हुए देखते हैं, जो उसको प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए मना कर रही होती है, क्योंकि उसको किम की भी चिंता है। जिसके बाद हम एक बार फिर से कमिश्नर गॉर्नर को प्रेस मीट करता हुआ देखते हैं, जहां वो शैनन के गायब होने वाले केस को उन लड़कियों के केस से अलग बता रहे होते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग शैनन ओक आइलैंड में अकेली नहीं आई थी, जबकि वो लड़कियां यहाँ आने वाली अकेली लड़कियां थी। जिस न्यूज को देखकर मैरी काफी अपसेट होती है, जो सीधा कमिश्नर गॉर्नर से मिलने पहुंच जाती है। मैरी उनको बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो उनको बार बार सारे मिसिंग लिंक्स को जोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन कमिश्नर के अकॉर्डिंग वो सभी सबूत जो उनको मिले हैं काफी नहीं है किसी को भी किलर साबित करने के लिए। अब यहाँ मैरी और कमिश्नर दोनों ही एक दूसरे को सही साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि श्री और मैरी एक दूसरे को कन्फ्रंट करती है, क्योंकि श्री को लगता है कि उसकी मॉम ने शैनन को कम उम्र में छोड़कर अच्छा नहीं किया था। श्री अपनी मॉम से ये भी बोलती है कि शैनन भी वही फील करती थी माँ जो मैं कर रही हूँ। मैं भी आपके प्यार और वक्त के लिए तरस रही हूँ, लेकिन यहाँ गलती मैरी की भी नहीं होती, क्योंकि वो भी दो जॉब्स करके बस अपनी फैमिली को पालने की कोशिश कर रही थी। मैरी अंदर से टूटना शुरू हो चुकी थी। जिसके बाद हम किम को देखते हैं, जो लास्ट प्रेयर के बाद यहाँ से चली जाती है। उधर पूरी फैमिली, या फिर आप बोल सकते हैं सभी कैरेक्टर्स, हमें एक अलग ही दुविधा में दिखाई देते हैं, फिर चाहे वो किम हो, मैरी हो या फिर श्री हो। जिसके बाद कहानी हमको सीधा 1 साल के बाद दिखाई जाती है, यानी शैनन को गायब हुए अब पूरा 1 साल हो चुका है और अभी भी उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। मैरी अभी भी शैनन की पुरानी वीडियोस और चीजों को देखकर उसको याद करती रहती है। जिसके बाद कहानी में हम आगे देखते हैं कि मैरी को जो स्कैलिस का फोन आता है, वो उसको बताता है कि पीटर अपना घर बेचकर जा रहा है और उनके पास शायद ये आखिरी मौका है शैनन के बारे में जानने का। जिसको सुनते मैरी पीटर से मिलने चली जाती है, जहां उसको फिर से वही बकवास सुनने को मिलती है कि मैंने शैनन को नहीं मारा। जिसके बाद वो सीधा फिर से कमिश्नर गॉर्नर के ऑफिस पहुंचती है, जहां उसके रिटायरमेंट की तैयारी चल रही है। मैरी कमिश्नर से बोलती है कि आपने उस दलदल की तलाशी क्यों नहीं ली जहां पर शैनन को आखिरी बार देखा गया था, जिसके सबसे करीब पीटर हैकेट का घर है। ये सब सुनने के बाद कमिश्नर अभी भी अपनी उसी बात पर अड़ा होता है कि उन्हें पीटर के खिलाफ कभी कोई सबूत मिला ही नहीं, और रही बात उस दलदल की, तो वहां जाना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन है। जिसे सुनकर मैरी वहां से नाराज होकर चली जाती है। अब मैरी की वो नाराजगी कमिश्नर गॉर्नर को एक बार फिर से आखिरी कोशिश करने पर मजबूर कर देती है और पुलिस एक आखिरी बार उस दलदल में छानबीन करना शुरू करती है, जहां पर उनको इस बार शैनन की डेड बॉडी मिल जाती है। मैरी और उसकी फैमिली ये सब देखकर टूट जाते हैं
मतलब शैनन उसी रात मारी गई थी जिस रात वो गायब हुई। शैनन को भी उसी तरह दफनाया गया था जैसे कि उन लड़कियों को दफनाया गया था। मतलब साफ है कि ये जो कोई भी है वो सिर्फ उन्हीं लड़कियों को टारगेट कर रहा था जो प्रोस्टिट्यूशन कर रही थी। वो किलर इन लड़कियों को क्रेग लिस्ट के जरिए चुनता था। जी हाँ, क्रेग लिस्ट ये एक ऐसी लिस्ट है जहाँ लड़कियां खुद को रजिस्टर करती हैं और अमीरजादे उन्हें वहाँ से चुनते हैं। इस क्रेगलिस्ट के ऊपर एक पूरी इंडिपेंडेंट फिल्म भी बनाई गई है जिसे मैं आपके लिए कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी रही बात शैनन की, तो आज तक शैनन की ऑटोप्सी रिपोर्ट पुलिस की उस थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि शैनन का केस उन लड़कियों के केस से अलग था। बाकी मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि उसकी ऑटोप्सी में ये कभी क्लियर ही नहीं हुआ कि वो एक ड्रग एडिक्ट थी। लॉन्ग आइलैंड का वो सीरियल किलर कभी पकड़ा ही नहीं गया, लेकिन एक रफ अंदाजा है कि उसने 25 से भी ज्यादा लड़कियों को अपना शिकार बनाया था। ये मूवी तो यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन इस मूवी के एंड में हमें ओरिजिनल मैरी गिलबर्ट और शैनन गिलबर्ट की वीडियो फुटेज देखने को मिलती है, जिनके लिए शायद वो पल इस दुनिया के या फिर उनकी जिंदगी के सबसे कठिन पल होंगे। ये कहानी और आज की वीडियो तो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो या फिर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो प्लीज आप हमको कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल के लिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।